ओके, स्टार्ट करते हैं फिर। जो है पार्ट 20 हम लोग पढ़ रहे थे। पार्ट 20 में क्या है? अमेंडमेंट्स। इकोनॉमिक का है लेक्चर ना? अरे इकोनॉमी नहीं, सॉरी पॉलिटी। पॉलिटी पॉलिटी में हम क्या पढ़ रहे हैं? अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट्स कौन से पार्ट में है? कौन सा आर्टिकल? 368। ओके। अगर हम अमेंडमेंट्स की बात करें तो अमेंडमेंट्स मैंने क्या बताया था? कितने टाइप के अमेंडमेंट्स होते हैं? टाइप्स होते हैं 3। कौन कौन से? सिंपल मेजॉरिटी, दूसरा था स्पेशल मेजॉरिटी, और जो तीसरा था स्पेशल मेजॉरिटी प्लस कंसेंट। स्पेशल प्लस कंसेंट। ओके। कंसेंट किसका? भारत में आधे से अधिक राज्यों का सहमति होना जरूरी है उस अमेंडमेंट के लिए, है ना? यानी 50% से अधिक जो राज्य हैं वो किसी अमेंडमेंट पर क्या होने चाहिए? एग्री करने चाहिए। ओके। ओके। सिंपल मेजोरिटी में कितने परसेंट वोट की जरूरत रहती है? 50% वोट। 50% वोट। और स्पेशल मेजोरिटी में कितने परसेंट वोट? 2/3, यानी 66% वोट। इतना क्लियर था? ओके। अमेंडमेंट्स को कौन से देश से बोरो किया गया था? बोरोड फ्रॉम साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। ओके। हमने कितने अमेंडमेंट्स देख लिए थे? 4 अमेंडमेंट देख लेते। पहला अमेंडमेंट कब हुआ? 1951। किससे रिलेटेड था? लैंड रिफॉर्म। उसके बाद 7वां अमेंडमेंट 1956 किससे रिलेटेड था? फजल अली आयोग, यानी फजल अली कमीशन। फजल अली कमिटी या कमीशन, जो कहना है तो ठीक है। उसके बाद 8वां अमेंडमेंट 1960 में। 8वां अमेंडमेंट 1960 में किससे रिलेटेड था? रिजर्वेशन। रिजर्वेशन। रिजर्वेशन किसमें? लोकसभा की राज्यसभा? लोकसभा में। लोकसभा में क्या दिया हुआ है? कहाँ दिया हुआ है? यही चीज तो। हाँ तो शेड्यूल में वो राज्यसभा के लिए दिया हुआ है। अरे तू वापस से देखना, वो राज्यसभा के लिए है। 8 में है रिजर्वेशन इन लोकसभा, किसके लिए? एससी और एसटी के लिए। ठीक है, एससी एसटी की सीटों के लिए रिजर्वेशन किया गया। कहाँ? लोकसभा में। कब? 1960 में। कौन सा अमेंडमेंट? 8वां अमेंडमेंट। ओके।
पहले जो रिजर्वेशन था वो 10 साल के लिए था, बाकी बढ़ाते 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 उसे अभी तक कंटिन्यू बढ़ाया ही गया है। ठीक है। हाँ, उसके बाद आया 18वां अमेंडमेंट। 18वां अमेंडमेंट, 18th अमेंडमेंट क्या था? शाह कमीशन कब हुआ? 1966 में। शाह कमीशन, शाह कमीशन के बेसिस पर जो है पंजाब को कितने भाग में तोड़ दिया गया? 4। पंजाब पहले क्या था? पेप्सू, है ना, पेप्सू। और पेप्सू को किस में तोड़ दिया गया? 4 भागों में, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है। जैसे कि जो हिमालय वाला एरिया था उसे हिमाचल कहा गया, हिंदी बोलने वालों के लिए हरियाणा दिया गया, पंजाबी बोलने के लिए पंजाब दिया गया, और एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया कॉमन पंजाब और हरियाणा के बीच में, चंडीगढ़। इतना क्लियर हुआ? ओके, यहाँ तक हमने देख लिया था। ठीक है। ओके, अब आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं 35th अमेंडमेंट। ठीक है, 35, 36, ठीक है, एक साथ याद रखना, 35, 36। 35th अमेंडमेंट हुआ था 1974 में, और 36th अमेंडमेंट हुआ था 1975 में। 35th अमेंडमेंट के तहत सिक्किम को एक को स्टेट बनाया गया। सिक्किम को क्या बनाया गया? को स्टेट। ये समझा चुका हूँ ये सब, कोई स्टेट वगैरह क्या होता है क्या नहीं होता है कि नहीं? हाँ, और फिर जो है 75 में 36th अमेंडमेंट के तहत क्या किया गया? सिक्किम को एक कंप्लीट स्टेट की दर्जा दी गई और सिक्किम 22वां राज्य बना, कंप्लीट स्टेट, कंप्लीट स्टेट। सिक्किम कौन सा राज्य बनता है? 22वां राज्य। इसका डेट याद रखना, कब? तो 16 मई 1975, 16 में 1975। ठीक है, 1975 को जो है सिक्किम भारत का एक अभिन्न अंग बना 22वां राज्य के रूप में। ठीक है। ओके, उसके बाद याद रखना 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट हुआ जस्ट एक साल बाद 1976 में। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इस वक्त 42nd अमेंडमेंट के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में कुल 59 सब्जेक्ट जोड़े गए हैं। तो सोच, 59 पन्ना अगर तू जोड़ेगी, पेजेस जोड़ेगी, तो एक छोटा मोटा बुक बन जाएगा, है ना। इसीलिए 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना गया, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें कुल कितने हैं जो कि सब्जेक्ट जोड़े गए? 59 सब्जेक्ट एडेड। ठीक है। ओके, कहेगा कि 42nd जो अमेंडमेंट हुआ उसको, उसकी सलाह किसने दी थी, एडवाइस किसने दी थी? तो ये किया गया था सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के बेसिस पर। नाम सुना होगा, एडवाइस दिया था सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। इस वक्त प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। हाँ,
इंदिरा गांधी, प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। इसमें कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे ऐसे बदलाव किए गए जो एक डेमोक्रेसी के लिए बिल्कुल सही नहीं था। बताऊंगा अभी क्या क्या है। इसलिए इस अमेंडमेंट को डेमोक्रेसी की हत्या कही जाती है, मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। अच्छा, ऐसा क्या क्या चीज करा गया? तो इसमें जो करी गई वो ना, पीएम को सबसे ज्यादा पावरफुल बनाया गया। ठीक है, पीएम को मोस्ट पावरफुल बनाया गया। मोस्ट पावरफुल कैसे बनाएंगे मोस्ट पावरफुल? तो जाहिर सी बात है, इनको अधिकार दे करके। हाँ, तो इसमें कहा गया कि अगर पीएम कहती है ना कि किसी भी स्टेट में इमरजेंसी लगाना है तो लगा दो, प्रेसिडेंट की ज़रूरत नहीं है, यानी पीएम के सलाह पर ही तुम इमरजेंसी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो इमरजेंसी इम्प्लीमेंटेड आ हाँ, उस वक्त में इंदिरा गांधी का डिक्टेटरशिप बहुत बढ़ गया था एक्चुअली में। इमरजेंसी इम्प्लीमेंटेड किसके बेसिस पे? पीएम एडवाइस। एडवाइस। फिर कहा गया कि अगर लोकसभा को डिसॉल्व करना है तो पीएम के सलाह पर डिसॉल्व कर दिया जाएगा। लोकसभा डिसॉल्व किसके कहने पे हो जाएगा? पीएम के कहने पे हो जाएगा। उन्होंने कहा कि लोकसभा का कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया जाएगा। लोकसभा का जो टेन्योर था वो 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया, है ना। हाँ, उन्होंने कहा कि अगर कोई भी बिल हम प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं पास कराने के लिए तो प्रेसिडेंट उसे एक भी बार रिटर्न नहीं कर सकते हैं, उन्हें साइन करना ही होगा। प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न द बिल। ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक बात और कही कि अगर भारत में कोई प्रोटेस्ट कर रहा है तो प्रोटेस्ट के टाइम भी तुम किसी भी स्टेट में, जिस स्टेट में प्रोटेस्ट हो रहा है गवर्नमेंट के अगेंस्ट, उसमें इमरजेंसी लगा सकते हो, यानी इंटरनल इंटरनल रिवोल्ट प्रोटेस्ट। ठीक है, तो अगर किसी स्टेट में होगा तो क्या कर दिया जाएगा? इमरजेंसी। ठीक है, इमरजेंसी को इम्पोज कर दिया जाएगा। इमरजेंसी लगा दी जाएगी। ठीक है, ओके। इतना सब कुछ करने के बाद बताओ, किसी डेमोक्रेसी में जो है ये सब चीज़ें किसी डेमोक्रेसी के लिए सही थी? नहीं, इसीलिए क्या कहा गया, इसे डेमोक्रेसी का मर्डर कहा गया इस अमेंडमेंट को। अब इसमें कुछ अच्छी भी चीज़ें हुई, जैसे इसी अमेंडमेंट के टाइम में हमारे जो ये था प्रियम्बल था, प्रियम्बल में 3 वर्ड ऐड किए गए। 3 words added in प्रियम्बल। कौन कौन से वर्ड थे? तो पहला वर्ड था सोशलिस्ट, दूसरा वर्ड था सेक्युलर, तीसरा वर्ड था यूनिटी एंड इंटीग्रिटी,
यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, ये 3 वर्ड कहाँ ऐड किए गए? प्रियम्बल में। इसी अमेंडमेंट के तहत हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में 3 फंडामेंटल ड्यूटीज को भी ऐड किया गया। ठीक है, 3 फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड। बात समझ में आ गया? हाँ, अब बता 42nd अमेंडमेंट एक्ट कब किया गया? 1976 में। 1976 में। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा गया? 59 सब्जेक्ट जोड़े गए। ठीक है, इसमें इसके दौरान कौन से 3 वर्ड जोड़े गए थे प्रियम्बल में? सोशलिस्ट, सेकुलर, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। सेकुलर का क्या मतलब होता है? नहीं, मतलब अगर तू शॉर्ट में कहेगी कि धर्मनिरपेक्ष कि पंथ निरपेक्ष। देख, धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि हम किसी भी धर्म क्या करेंगे, किसी भी धर्म की बुराई नहीं करेंगे, हम धर्मनिरपेक्ष रहेंगे। ठीक है, पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि हम किसी भी धर्म को ये कोई स्पेसिफिक बढ़ावा नहीं देंगे। ठीक है, जैसे हम ये नहीं कहेंगे कि भारत में हिंदू ज़्यादा है तो हिंदुज़म को ज़्यादा छूट दी जाएगी, या मुस्लिम को ज़्यादा छूट दी जाएगी, या सिखिज़म का प्रमोशन किया जाएगा। गवर्नमेंट किसी भी धर्म के साथ नहीं रहेगी, उसे कहते हैं पंथ निरपेक्ष। हाँ, किसी भी धर्म का ऐसा बढ़ावा नहीं करेगी। ठीक है, तू जैसे कि तेरा नाम है कुछ भी रमेश, सुरेश, मोहन, सोहन है, तू हिंदू है, तुझे किसी ने पीटा और तू जाकर के ये नहीं कहेगी कि मुझे मुस्लिमों ने पीटा, मैं हिंदू हूँ तो मुझे जो कि क्या करो, एक्स्ट्रा बेनिफिट दो। ठीक है, धर्म निरपेक्ष का मतलब होता है कि हम किसी भी धर्म में भेदभाव नहीं करेंगे। जैसे हम ये नहीं कहेंगे कि अरे वो हिंदू है तो उसे ज़्यादा प्रिविलेज मिले, या जो कि उसका खाना बढ़िया है, वो मुस्लिम है, वो लोग मटन मच्छी ज़्यादा खाते हैं, वो लोग अच्छे नहीं हैं, उनके रिलीजन को मत कोई भी रिलीजन हो रहा है तो उसके कार्यक्रम को रोक दिया जाए। ठीक है, तो हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे किसी धर्म में, ये होता है धर्म निरपेक्ष। लेकिन पंथ निरपेक्ष कि हम किसी भी धर्म के साथ नहीं जाएंगे। जैसे तुझे कोई चॉइस दे कि बता तू कौन सा धर्म अपना लेगी, ठीक है, तू कहीं मैं कोई धर्म नहीं अपनाऊंगी, तो तू क्या होगी, पंथ निरपेक्ष, सेकुलर हो गई। फिर तुझसे किसी ने पूछा कि अच्छा बता कौन सा धर्म खराब है, तो तू बोलेगी कोई धर्म खराब नहीं है, सब अपनी अपनी जगह सही है। ठीक है, हाँ, तो ये क्या हो गया, धर्म निरपेक्ष। बात समझ में आया क्या? तो हमारे जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल में बताऊंगा इस चीज को, प्रियम्बल में सेकुलर वर्ड का मतलब होता है पंथ निरपेक्ष। ठीक है, पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष नहीं है वहां पे। क्लियर हुआ? हाँ, ठीक है, तो ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट, 42nd 35th अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था, मतलब अमेंडमेंट कब हुआ था? 35 35 अगर 1975 में हुआ था तो 36 कब हुआ था? हाँ हाँ, 35 हुआ 74 में, 36 हुआ 75 में, है ना? 35 हुआ 74 में, 36 हुआ 75 में। हाँ, उसके बाद क्या हुआ इन दोनों में, जो कि 35 और 36 में, 35 में सिक्किम को स्टेट बना,
और 36 में कंप्लीट स्टेट बना। कौन से डेट को बना? 16 मई 1975। कौन से नंबर का स्टेट? 22वां राज्य, 22nd राज्य से स्टेट। इतना क्लियर है? आगे बढ़ जाए। ओके। इसके बाद इतना सब कुछ होने के बाद जो है इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट गिर जाती है और फिर 1978 में पहली बार भारत में नॉन कांग्रेसी गवर्नमेंट बनती है, मोरारजी देसाई। ठीक है। और वो आकर के इसमें जो जो गलतियां थी इस अमेंडमेंट में उसको दूर करते हैं। ठीक है। हाँ, तो इसके लिए क्या किया गया? जो है 44th अमेंडमेंट, 44वां अमेंडमेंट। 44th अमेंडमेंट कब होता है? 1978 में। 1978 में पीएम कौन होते हैं? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। ठीक है। अच्छा, मोरारजी देसाई ने क्या कहा कि उन्होंने कहा पहली चीज कि जो इमरजेंसी है वो प्रधानमंत्री के कहने पर नहीं, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस प्रेसिडेंट को देंगे और प्रेसिडेंट के कहने पर होगी। तो इस चीज को सुधारा। इमरजेंसी किसके एडवाइस पर? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एडवाइस जो दी जाएगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है। उसके बाद कहा लोकसभा को डिसॉल्व करना है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस देंगे और लोकसभा का जो अध्यक्ष रहेगा वो लोकसभा को डिसॉल्व करेगा, या प्रेसिडेंट भी लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं, है कि नहीं? प्रेसिडेंट ही क्या करते हैं? लोकसभा को बुलाते हैं, मतलब कि सारे जब पहली बार इलेक्शन हो जाता है तो वही उसको आहूत करते हैं, है ना, समन भेजते हैं कि सब लोग आओ। हाँ, तो उसे कहते हैं समन भेजना, आहूत करना। और जब अगर लोकसभा को डिसॉल्व करना है, यानी जैसे स्कूल ख़त्म होने वाला है, छुट्टी देनी है, तो कौन वो करता है? अपना प्रिंसिपल जो है कहता है ना कि चलो ठीक है अब छुट्टियां चालू हो गई हैं। तो वैसे ही जब डिसॉल्व करना रहेगा तो क्या करेंगे? कौन करेगा? प्रेसिडेंट ही करेगा, है कि नहीं? हेलो। हाँ, तो लंबे समय के लिए डिसॉल्व प्रेसिडेंट करता है, लेकिन अगर कुछ ही समय के लिए करना है, जैसे कि स्कूल में दंगा फसाद कर दिए कोई लोग, जा करके दो लड़के आपस में मारी मारा कर लिया, किसी ने मुंडी तोड़ दिया किसी का, तो कुछ टाइम के लिए स्कूल बंद हो जाएगा, 1-2 घंटे के लिए मामला सुलझाया जाएगा। वो कौन करेगा? जो क्लास टीचर रहेगा या वहाँ का। तो इसी तरह लोकसभा का क्लास टीचर कौन? वहाँ का अध्यक्ष। अबे लोकसभा का क्लास टीचर पीएम कैसे होगा? अध्यक्ष वहाँ का, स्पीकर, स्पीकर, है ना? हाँ, तो स्पीकर थोड़े टाइम के लिए डिसॉल्व करता है, लेकिन जब एक एक सत्र खत्म होता है, जब एक सत्र खत्म हो जाता है, एक सेशन, तब डिसॉल्व किया जाता है। सब अपने अपने राज्य में वापस चले जाते हैं सारे ये लोग, एमपी लोग। ठीक है। तो उसको कौन करता है? प्रेसिडेंट, है ना? याद व्याद है कि हाँ खाली करिए। ठीक है। चल, तो कहा कि लोकसभा को अगर डिसॉल्व करना रहेगा, लोकसभा डिसॉल्व करना है तो इसके लिए अगर एडवाइस मांगी जाएगी तो कौन देगा? क्या पीएम के एडवाइस पर हो जाएगा? ये भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ही एडवाइस पर प्रेसिडेंट करेंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे। ठीक है। दोनों काम कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। ठीक है। उसके बाद उन्होंने तीसरा काम क्या किया कि जो लोकसभा का टेन्योर था उसे 6 साल से वापस कितने साल कर दिया? 5 साल टेन्योर
6 से उसे 5 साल कर दिया। ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रोटेस्ट के टाइम पर इमरजेंसी नहीं लगाई जाएगी। प्रोटेस्ट पर इमरजेंसी नहीं लगाई जाएगी। ठीक है। उसके बाद कहा कि जो भी अगर हम कोई बिल भेजते हैं तो प्रेसिडेंट के पास अधिकार है कि वो कम से कम एक बार उस बिल को रिटर्न कर सकते हैं। प्रेसिडेंट कैन रिटर्न बिल एट लीस्ट वन। ठीक है, कम से कम एक बार कर सकते हैं। ठीक है। फिर उन्होंने जो है एक और चीज़ किया कि जो प्रॉपर्टी राइट था, प्रॉपर्टी राइट फंडामेंटल राइट में था, आर्टिकल 31, उसे उठा करके कहाँ डाल दिया, लीगल राइट बना दिया 300 के ए में। ए 300 ए प्रॉपर्टी राइट को लीगल राइट बना दिया। लीगल राइट कौन से आर्टिकल में, 300 ए में, है ना। आर्टिकल 300 ए में डाल दिया 31 से उठा करके। इतना क्लियर हुआ। ओके। ठीक है। तो कहेगा कि जो मिस्टेक्स किए गए थे 42nd अमेंडमेंट एक्ट में, उस मिस्टेक्स को किस अमेंडमेंट में सुधारा गया। 44th अमेंडमेंट एक्ट, उस वक्त कौन प्रधानमंत्री थे, वो 44th अमेंडमेंट एक्ट कब किया गया, 1978। आगे बढ़े। ओके। फिर आता है 52nd अमेंडमेंट। 52nd ये हुआ 1985 में। 1985 में इस समय पीएम थे राजीव गांधी। नहीं रे बाबा, गवर्नमेंट खत्म हुई तो इसका मतलब थोड़ी कि इंदिरा गांधी मर जाएंगी। अच्छा। हाँ, तो फिर से कांग्रेस की सरकार आई, राजीव गांधी को जो ही प्रधानमंत्री बनाया गया। ठीक है। राजीव गांधी का वैसे मन नहीं था प्रधानमंत्री बनने का, उनका मन था पायलट बनने का, लेकिन जबरदस्ती जो कि उनको बनाया गया राजीव गांधी को। ठीक है। और फिर इनको भी जो है लिट्टे के जो लिट्टे ऑर्गेनाइजेशन थी, उनने उन लोगों ने उड़ा दिया था इनको भी, है ना। तो इन्होंने 52nd, इनके टाइम में 52nd अमेंडमेंट एक्ट, मतलब 52nd अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का, और इसमें क्या किया गया कि शेड्यूल 10 को जोड़ा गया और डिफेक्शन लॉ को लाया गया। SCHE शेड्यूल 10 added and defection law। डिफेक्शन लॉ को लाया गया। ठीक है। डिफेक्शन लॉ, आया राम गया राम, इलेक्शन के लिए। समझ में आ गया। ओके। उसके बाद याद रखना 61 अमेंडमेंट। 61 अमेंडमेंट हुआ 1989 में। 1989 में इसमें क्या हुआ, तो इसमें वोटिंग एज जो था, वोटिंग यहाँ लिख देता हूँ, पहली चीज कि वोटिंग एज को 21 साल से कम करके 18 साल कर दिया गया।
18 ईयर कर दिया गया। ठीक है। हाँ, दूसरा चीज क्या हुआ कि इसमें जो इलेक्शन कमीशन था, इलेक्शन कमीशन में पहले एक मेंबर हुआ करते थे, अब उस इलेक्शन कमीशन को एक मेंबर से 3 मेंबर कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन में 1 मेंबर से 3 मेंबर कर दिया गया। बात समझ में आया? ओके। फिर याद रखना 3 अमेंडमेंट को एक साथ याद रखना। जैसे एक याद रखना 65, ठीक है, दूसरा याद रखना 89 और तीसरा याद रखना 123। देख क्या हुआ, 65 अमेंडमेंट एक्ट आता है 1990 में, 89 जो हुआ था वो 2003 में, और 123वां जो हुआ था वो 2018 में। इसमें क्या हुआ था, तो इसमें बनाया गया 90 में बनाया गया एससी कमीशन, यानी शेड्यूल कास्ट के लिए कमीशन बनाया गया। शेड्यूल कास्ट कमीशन 2003 में बनाया गया एसटी कमीशन, एसटी कमीशन, और 2018 में बनाया गया ओबीसी कमीशन। ठीक है। हाँ, 65, 89, 123, 65, 89, 123। 65 1990 में, 2003 और 2018। 2003 में क्या किया गया, एसटी कमीशन, 90 में एससी कमीशन और 2018 में ओबीसी कमीशन। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर हम देख लेंगे कि जो 61 65 तक पहुंचे थे, 65 के बाद जो है याद रखना 69, 70 और 71। ठीक है, 69, 70, 71। 69 जो हुआ 1990 में हुआ, 70 जो हुआ वो 91 में हुआ, और 71 जो हुआ वो 92 में हुआ। ठीक है। हाँ, 90 की अगर बात करते हैं तो 90 में दिल्ली और पौंडीचेरी में विधानसभा क्रिएट किया गया। विधानसभा, विधानसभा कहाँ कहाँ पे, दिल्ली एंड पौंडीचेरी, दिल्ली पौंडीचेरी में विधानसभा जो है क्रिएट किया गया। 91 में क्या हुआ कि ये कहा गया कि दिल्ली और पौंडीचेरी की जो विधानसभा है वो प्रेसिडेंट की इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती है। विधानसभा दिल्ली पौंडीचेरी की क्या कर सकती है, पार्टिसिपेट इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, इतना क्लियर है। और 92 में कुछ लैंग्वेज को जोड़ा गया, ऐड किया गया शेड्यूल 8 में। लैंग्वेजेस एडेड। ठीक है, कौन कौन से लैंग्वेज ऐड किया गया, तो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली,
मणिपुरी, कोंकणी। ठीक है, ये 3 लैंग्वेज को ऐड किया गया कब? 71 अमेंडमेंट 1992 में। ठीक है, तो लैंग्वेज की बात है तो कुछ लैंग्वेजेस और जोड़ी गई थी, वो कौन से अमेंडमेंट और कब जोड़ी गई उसको यहीं पर लिख देता हूँ। हाँ, तो देख, जो लैंग्वेज है ये 21st अमेंडमेंट 1961 में लैंग्वेज ऐड किया गया था, सिंधी। 21st अमेंडमेंट 1961 में कौन सा लैंग्वेज ऐड किया गया था? सिंधी। ठीक है, और उसके बाद जो तेरा 71 में ये हो गया, फिर 92 में, ठीक है, सॉरी 92nd अमेंडमेंट 2003 में, हाँ 92nd अमेंडमेंट 2003 में ऐड किया गया बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली। संथाली क्लियर है? ओके, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। हाँ, फिर 71 देख लिया, अब याद रखना 73 और 74 अमेंडमेंट 73 एंड 74, 73 एंड 74। 73 अमेंडमेंट हुआ इसी 92 में, ठीक है, और 74 भी हुआ इसी 92 में। क्या हुआ ऐसा इसमें? तो 73 अमेंडमेंट को किया गया और 11th शेड्यूल जोड़ा गया था। इलेवेंथ शेड्यूल एडेड, इसमें पंचायत को ऐड किया गया, और 92 में 12th शेड्यूल को ऐड किया गया, 12th शेड्यूल को ऐड किया गया, और इसमें म्युनिसिपैलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन, म्युनिसिपैलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई। इतना क्लियर हुआ? बहुत सही, ठीक है। हाँ, अब आता है जो है 84th अमेंडमेंट, ठीक है, 84th अमेंडमेंट। 84th अमेंडमेंट होता है 2002 में, 2002 में, और इस अमेंडमेंट के तहत कहा गया कि पार्लियामेंट की जो सीटें होंगी वो बढ़ाई जाएंगी, कब? 2026 में, ठीक है। क्या कहा इसमें? पार्लियामेंट सीट will be increased कब? इन 2026, ठीक है। यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि 2026 तक पार्लियामेंट में कोई भी सीट की बढ़ोतरी नहीं होगी। समझ में आया क्या? इसीलिए विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नया पार्लियामेंट बन रहा है, उसमें अधिक सीटें होंगी। अभी तो 545 सीटें हैं लोकसभा में, है ना? हाँ, 245 जो कि राज्यसभा में। तो अब जो नया विस्टा प्रोजेक्ट बनेगा तो नए विस्टा प्रोजेक्ट के तहत उसमें सीटें बढ़ाई जाएंगी, और फिर जो 2011 में सेंसस हुआ था अपना,
हाँ, 2011 से पहले अगर देखेंगे तो 2001 में सेंसस हुआ होगा, और 2002 में ये बैन लगाया गया कि अब जो पार्लियामेंट की सीट होगी वो कब बढ़ेगी, 2026 में। तो जब 2026 में सीट बढ़ाई जाएगी तो क्या लगता है कौन से सेंसस के बेसिस पर बढ़ाई जाएगी? नहीं, 2001 के सेंसस के बेसिस पर। उतना लेट का इसलिए क्योंकि जस्ट 2001 के बाद 2002 में ही पार्लियामेंट में सीट बढ़ाने का प्रोसेस रोक दिया गया था। देख, 2001 में सेंसस हुआ होगा, फिर 2011 में जाके सेंसस हुआ, फिर 2021 में। ठीक है, तो 2001 में जब सेंसस हुआ तो उस वक्त आगे पार्लियामेंट में सीट बढ़नी चाहिए थी, है ना? लेकिन हमारे पास पार्लियामेंट में जगह नहीं थी कि हम लोग और सीटों को बढ़ा सके, क्योंकि हर 10 साल में जनसंख्या तो बढ़ेगी ना। इसीलिए 2002 में अमेंडमेंट लाया गया और कहा गया कि पार्लियामेंट की सीट को 2026 तक नहीं बढ़ाया जाएगा, जब भी बढ़ेगा 2026 के बाद बढ़ेगा। ठीक है, तो जो प्रोसेस जब रोका गया था वहीं से स्टार्ट किया जाएगा ना। हाँ, बात समझ में आया? तो हाँ, तो बढ़े रहे होंगे वो, अब धीरे धीरे देखेंगे कि 2026 में वो क्या डिसीजन लेते हैं। वहीं से अब 2001 पे सेंसस में देखेंगे जितना जितना जनसंख्या था उसी के बेस पे सीटों को इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा, और या तो फिर उनका जब डिसीजन आएगा कि नहीं अब हमें फिर से 2011 वाले सेंसस पे लेना है तो 2011 वाले पे ले लेंगे। ठीक है, लेकिन वो फिर आगे 10 साल बाद होगा, क्योंकि अभी जो सीट बढ़ेगी वो 2001 के बेसिस पर बढ़ेगी, क्योंकि यहीं पर रोका गया है उससे पहले, मतलब उसके बाद में ही जस्ट। ठीक है, ओके। उसके बाद होता है 86th अमेंडमेंट। 86th अमेंडमेंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 86th अमेंडमेंट भी कब होता है? 2002 में। इसमें क्या हुआ? तो इसमें हमारा जो एजुकेशन था, एजुकेशन को डीपीएसपी से निकाल के फंडामेंटल राइट में डाल दिया गया 21A में। 21 का ए, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन। ठीक है, क्या बना दिया गया? फंडामेंटल राइट। ठीक है, और 51A में, 51A में क्या जोड़ा गया? जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है? ओके, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाता हूँ फिर। ओके, फिर कहा गया कि 91th अमेंडमेंट किया गया, और 91th अमेंडमेंट करके एक बात कही गई, ये इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, फिर भी 91th अमेंडमेंट का जो किया गया। अब देख, ये जो जितना अमेंडमेंट इधर बताऊंगा ना, इन सब का तुझे डेट नहीं याद रखना है कि कब किया गया कब नहीं किया गया। ठीक है, अब तुझे सिर्फ याद रखना है कि इसमें क्या कहा गया था। हाँ, इसमें कहा गया 91th अमेंडमेंट में कि भैया जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो लोकसभा की सीट के 15% से ज़्यादा नहीं होंगे। ये बात मैंने पढ़ाई थी। हाँ, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो नंबर होगा, साइज होगा, साइज या नंबर जिसको हम कहते हैं साइज, वो किससे ज़्यादा नहीं होगा?
15% ऑफ लोकसभा सीट, लोकसभा सीट। कितना क्लियर है? ओके। उसके बाद 99 अमेंडमेंट किया गया था, और 99 अमेंडमेंट करके एक नई जो है सिस्टम को लागू किया गया, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिटी। याद आ रहा है कुछ? जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिटी। मैंने बताया था कि इसमें कहा गया कि जो जज वज होंगे उनकी नियुक्ति कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगा, है ना। 6 मेंबर थे इसमें। नेशनल NGAC जो था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिटी में 6 मेंबर होंगे, जिसमें से 2 जो कि लॉ के जानकार होंगे, 2 MPs होंगे, और एक प्रधानमंत्री होंगे, और एक जो कि सिविल से होगा। बताया था कि नहीं? नहीं याद आ रहा है? कोलिजियम के बारे में याद है? कोलिजियम, जजों की नियुक्ति कौन करता है? अगर मैं कहूं सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति कौन करता है? वो तो अच्छा, नाम कौन देगा प्रेसिडेंट को कि इन्हीं ये सब जज का लिस्ट है, ये जजों का लिस्ट है, ये आप इनमें से इनका अपॉइंटमेंट कर दीजिए। है रे, कोलिजियम करता है। कोलिजियम, कोलिजियम 5 सीनियर जजों का एक ग्रुप होता है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। कोलिजियम 5 जो है जो क्या बोलते हैं, सीनियर जजों का एक ग्रुप होता है, जो क्या करता है कि नाम सेलेक्ट करके देता है कि कौन से अच्छा हाई कोर्ट से कौन सा जज आएगा जिसे सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाएगा, और फिर प्रेसिडेंट उसका अपॉइंटमेंट करते हैं। पार्लियामेंट से इनका कोई लेना देना नहीं रहता है, ठीक है। ये सब चीज़ें मैं पढ़ाया हूँ, वापस से जाके रिवीजन मार उधर पीछे, ठीक है। तो जब ये आया, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट किया गया, तब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ओहो हमारे अंदर इंटरफेयर किया जाएगा, मतलब क्योंकि उसमें क्या कहा गया था कि अगर कोई भी 6 में से कोई 2 मेंबर, ठीक है, ना कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि जिस जज की नियुक्ति की जा रही है उसकी नियुक्ति नहीं होगी, ठीक है। तो फिर इस चीज़ को जो ये थे कि अपने सुप्रीम कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट ने इस अमेंडमेंट को खारिज कर दिया, ठीक है। इस अमेंडमेंट को खारिज कर दिया और कहा कि जजों की नियुक्ति कौन करेगा? जो हमारा कोलिजियम है वही जजों की नियुक्ति करेगा, कोलिजियम, ठीक है। अगर कोलिजियम याद नहीं आ रहा है तो पीछे जा करके देखना, अभी उधर ये समझाने का टाइम नहीं है, इसमें अमेंडमेंट पढ़ाने का टाइम है, ठीक है। कोलिजियम करेगा, इतना क्लियर है? ओके। उसके बाद 100वां अमेंडमेंट होता है, 100वां 100। और इस अमेंडमेंट के तहत क्या होता है कि कुछ राज्य, जब इंडिया और पाकिस्तान का डिवीज़न हुआ था, तो बांग्लादेश के कुछ जो लोगों के फील्ड थे, खेत वगैरह थे, वो इंडिया में आ गए थे, और इंडिया के कुछ खेत जो कि बांग्लादेश में चले गए थे, है ना। स्टोरी मैंने बताई थी कि नहीं? हाँ, तो उन विलेजों का क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ, यानी यहाँ के लोग वहाँ गए और वहाँ के लोग अपने यहाँ आए। तो इंडिया बांग्लादेश के बीच में गांव का एक्सचेंज हुआ, विलेज एक्सचेंज हुआ, ठीक है। उसके बाद 101 अमेंडमेंट, 101 अमेंडमेंट करके क्या पारित किया गया? जीएसटी, जीएसटी, जीएसटी को पारित किया गया 101 अमेंडमेंट में, ठीक है। हाँ, ओके। उसके बाद 123 तो बता चुका हूँ। 123 में क्या था? ओबीसी कमीशन बनाया गया था,
हाँ 124 पर आता हूँ तब सीधा 124 में जो था 124 में जनरल कैटेगरी को ना 10% रिजर्वेशन दिया गया। किसके बेस पर? इकोनॉमिक बेस पर। ईडब्ल्यूसी का नाम सुना है? हाँ, तो 10% रिजर्वेशन किसके लिए? जनरल कैटेगरी, जनरल के लिए। किस बेसिस पर? इकोनॉमिक बेस, इकोनॉमिक बेसिस पर। ठीक है, तो इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास ईबीसी वगैरह का बनवाते हैं ना सर्टिफिकेट कि जनरल कैटेगरी में। हाँ ईबीसी, ठीक है। हाँ, उसके बाद जो कि होता है 125वां अमेंडमेंट। 125वें में जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उनके पंचायत को कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेज दिया गया। ठीक है, मतलब ज़्यादा छूट दी गई पंचायत में। तो ये सब बस जस्ट याद रखना कि ये सब ज़्यादा इतना पूछता नहीं है। एक्स्ट्रा प्रिविलेज इन पंचायत। किसको? नॉर्थ ईस्ट स्टेट, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को। ठीक है, एंड द लास्ट 126 रिसेंट में हुआ था। इसमें क्या करा गया कि ये 2020 में, इसको याद रखना, 2020 में जो SC/ST का रिजर्वेशन था उसे एक्सटेंड करके 2020 से 2030 तक कर दिया गया। SC/ST रिजर्वेशन एक्सटेंशन कब से? 2020 से 2030 तक। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, और इस तरीके से हमारा ये जो अमेंडमेंट वाला सेक्शन था ये पूरा ख़त्म होता है। ये सब याद करने का है, अब जितना मतलब याद कर सकती है उतना अच्छा रहेगा। बार बार रिवीजन करते रहेंगे तो याद रहेगा, नहीं तो ऐसे नंबर है। अब अमेंडमेंट हम उतने ही पढ़ने जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वही इम्पोर्टेंट वाला इसमें बताया हूँ तुझे। और अगर मन करता हो कि नहीं एक लाइन से पूरा अमेंडमेंट पढ़ूँ, तब वो है अपना M लक्ष्मीकांत पॉलिटी का बुक खोलना और उसमें से सब चार्ट डालना। ठीक है,